स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आरसीआर का केस जब करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। क्या आपको जब भी आपकी पत्नी मायके जाकर के बैठ गई है, बहुत समय हो गया है और बुलाने पर भी नहीं आ रही है, या आपने बुलाया ही नहीं है, आपने एक बार भी ये प्रयास नहीं किया कि आपकी पत्नी आ जाए और बहुत समय हो गया, तो आपको ये लगता है कि अब आपकी पत्नी कोई केस करने वाली है, आपके पास कहीं से उड़ते उड़ते ये खबर आती है या आपको धमकी मिलती है कि आपकी पत्नी कोई केस करने वाली है, तो आप ये कहते हैं कि अब आप सेक्शन 9 का केस कर देंगे। आप सेक्शन 9 का केस कर देंगे तो आप वहाँ पर बच जाएंगे, आपके हाथ में एक हो जाएगा कि आपके फेवर में एक चीज़ आ जाएगी। अब देखिए, हर चीज़ आपके लिए आपको अगर कहीं फ़ायदा देती है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी देती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी केस है, अगर एक इंसान सेक्शन 9 का केस करता है और वो उसे कोई फ़ायदा मिल जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी अगर वही चीज़ करते हैं तो आपको भी उससे फ़ायदा मिल जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपको भी पता होगा। आपको ये पता है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर का काम होता है, उसी तरीके से एक वकील का भी काम होता है। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की जान बचाता है, उसी तरीके से एक वकील भी अपनी क्लाइंट को बचाता है। एक तरीके से अगर आप ये कह सकते हैं कि एक वकील भी अपने क्लाइंट की जान को बचाता है। जब किसी भी तरीके की आपको परेशानी आती है तो सबसे पहले आप इस तरह की, जब आपके सामने जब समस्याएं आती हैं, किस तरह का कोई विवाद होता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद हो रहा है, कोई पारिवारिक विवाद हो रहा है, या इस तरह की कोई भी अगर चीज़ें होती हैं, तो आप सबसे पहले किसको खोजते हैं? आप खोजते हैं एक अच्छे वकील को। और आप वकील को खोजने के बाद फिर आप उनसे मिलते हैं। इसी तरह जैसे कि आपके सामने, आपके ऊपर जब कोई बीमारी आती है, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो आप सबसे पहले पता करते हैं कि आपको आपकी उस बीमारी से रिलेटेड कौन से डॉक्टर अच्छे होंगे। और इसके बाद फिर आप उन डॉक्टर के पास जाते हैं, जाकर के उनको अपनी बीमारी बताते हैं। आप केवल डॉक्टर को बीमारी बताते हैं। बीमारी बताने के बाद आप उनको ये नहीं बोलते कि डॉक्टर साहब, आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में ये दवा लिख दीजिए, इस दवा से मेरा फ़ायदा हो जाएगा। आप ये तो कभी नहीं करते ना। आप बस जाते हैं, जाकर के उनको बीमारी बता दी, और अब डॉक्टर का ये काम है कि वो आपका पूरा चेकअप करेगा। चेकअप करने के बाद वो आपको दवा बताएगा कि आपको कौन सी दवा लेनी है। क्योंकि हर केस में भले ही बीमारी आपकी कुछ लोगों से मिलती जुलती हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दवा जो एक पेशेंट को दी जा रही है वही हर पेशेंट को दी जाएगी। इसी तरीके से जब आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई पारिवारिक विवाद होता है, तो आप कोर्ट में जाते हैं, जाकर के एक अच्छे वकील को आप खोजते हैं, आप उनसे मिलते हैं और आप उनसे ये कहते हैं कि वकील साहब, ऐसा हुआ है, अब आप मेरे साइड से सेक्शन 9 का केस कर दीजिए। आप जब वकील के पास जाते हैं तो आपका ये कहना होता है, वकील साहब मुझे सब पता है, कैसे क्या होना है, आप ये कर दीजिए, क्योंकि मुझे कोर्ट का प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि क्या करना है, तो आप कर दीजिए। तो इसलिए आप जब जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जा करके बस अपनी बीमारी बताते हैं, बाकी सारा चेकअप आपका डॉक्टर करता है, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और आप डॉक्टर को केवल जवाब देते हैं, बाकी सारा काम डॉक्टर का होता है। इसी तरीके से जब आप वकील के पास जाइए तो आप पहले बता दीजिए कि आपको समस्या क्या है। अब आगे का जो भी काम है वो आपके वकील का होगा। वकील आपसे छोटी छोटी बातों को पूछेंगे, हर बात को पूछेंगे, और आपका क्या काम है कि आपको उनकी सारी बातों का जवाब देना है। अब वकील साहब ये देखेंगे कि इस केस में क्या चीज़ सही है, और जब वो सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पत्नी के घर वालों के द्वारा आपके घर वालों को धमकी दी जाती है, या पति के घर वालों के द्वारा पत्नी के घर वालों को धमकी दी जाती है। ऐसे में आप जब वकील के पास जाते हैं तो वकील साहब आपसे कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख देते हैं और एप्लीकेशन को भेज देते हैं। आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं वकील साहब, एप्लीकेशन कुछ नहीं लिखना, आप सीधे से केस कर दीजिए। आप अगर केस करवा देते हैं तो यहाँ पर किसकी सबसे ज़्यादा, किसको आगे चल के समस्या आने वाली है? वकील साहब का तो काम खत्म। वकील साहब ने तो अपनी फीस ले ली, केस कर दिया, अपनी फीस ले ली। अब जब डेट पड़ेगी वह आपको आना पड़ेगा। वकील साहब तो कोर्ट परिसर में ही है, वकील साहब को तो परेशान होना नहीं है। परेशान किसको होना है? आपको होना है। आपको बार बार आना है, आपको बार बार पैसे खर्च करने। वकील साहब का क्या है? वकील साहब का तो फायदा है, उन्हें तो बस जिस दिन डेट रहेगी आपको पहले बता देंगे, आप आइए, पैसे दीजिए और फिर चलिए। डेट मिलती है दूसरी तो डेट लीजिए, अगर बहस होती है तो बहस करिए। तो
इसलिए वहां पर आप ये मत बताइए, अगर इस तरह का काम हो रहा है तो इस तरह के काम में अगर कहीं से भी धमकी वगैरह मिल रही तो सबसे ज़्यादा जो आपको इसमें फ़ायदा देता है वो आपको देता है एप्लीकेशन। वकील साहब आपको एप्लीकेशन लिखवा करके सारा वो एप्लीकेशन उसकी कॉपी करवा करके एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, मुख्यमंत्री पोर्टल पे हर जगह भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जब हर जगह एप्लीकेशन चला गया तो आपके पास थाने से कॉल आएगी और आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर सारी वहाँ पर आपका मामले का समाधान किया जाएगा, इसलिए ये एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। अब हम बात करें कि सेक्शन 9 का केस आपको कब करना है और कब नहीं करना है, इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, पत्नी जाकर के अपने मायके में बैठ जाती है, बहुत समय हो गया पत्नी नहीं आई, अब आप क्या सोचते हैं कि चलते हैं सेक्शन 9 का केस कर देते हैं और एक जब हम केस कर देंगे तो पत्नी आ जाएगी। इसके पहले आपने कोई भी प्रयास नहीं किया, आपने पत्नी को बुलाया ही नहीं, आपने किसी भी जरिए से पत्नी से बात करने की कोशिश नहीं की। आपने क्या किया कि आप डायरेक्ट कोर्ट चले गए और जाकर के आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया। यहाँ पर आपका जो मामला है वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। इस वजह से बिगड़ना है क्योंकि अगर पत्नी किसी और वजह से नहीं आ रही है, अभी पत्नी ने ये सोचा हुआ है कि कुछ समय रुक करके फिर हम चलेंगे, या फिर जब बातचीत कुछ भी हो जाएगी और फिर वो मायके अपने ससुराल, अपने मायके से अपने ससुराल वो चली आएगी अपने पति के पास। आपने जब एक बार केस कर दिया तो अब वो पत्नी बिल्कुल ही नहीं आएगी, और जब आपने एक बार केस कर दिया तो अब वो भी सोचेगी कि आप तो एक बार कोर्ट पहुंच ही गए, तो अब वो भी कोर्ट चली जाएगी और वो आपके ऊपर अलग अलग धाराओं में केस करवा देगी। जो सबसे अच्छी धारा है वो 498A है, ये आपको भी पता है, तो केस हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी मायके गई हुई है तो आपको पहले क्या करना है कि आपको अपनी पत्नी से बातचीत करनी है। अगर वो किसी बात से नाराज है, किसी बात की वजह से मनमुटाव हुआ है आपके बीच में, तो आप उसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करिए। आप उस मनमुटाव को पहले ख़त्म करने की कोशिश करिए और उन विवादों को आप सुलझाने की कोशिश करिए। अगर इसके लिए आपको परिवार के कुछ बड़े बुजुर्गों को बैठाना पड़ता है तो आप उनको साथ में बैठाइए और समझौता कराने का आप प्रयास करिए। इसके लिए आप अगर चाहिए तो आपके कोई भी आपके अच्छे जो वकील हों, आप उनका एक बार उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप उनसे अगर बात कर लीजिए तो समझौते की जब बात आती है तो कितने सारे वकील ऐसे हैं जो कि एक घर पे, जैसे आपके घर पे या आपकी पत्नी के घर पे आपके साथ चले जाते हैं और वहाँ पर समझौता कराने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि मामला कोर्ट में गया ही नहीं और आपने वकील की हेल्प ली, छोटी सी हेल्प ली, और वो अपनी उसके लिए कुछ जेन्युइन फीस वगैरह चार्ज करेंगे और जा करके वो समझौता वगैरह करवा देंगे। क्योंकि एक जो वकील होते हैं उनके अंदर एक आर्ट होती है, किस तरीके से समझौता कराना है ऐसे केसेस में, ये उनको पता है। तो इस वजह से आप अगर उनकी हेल्प लेते हैं तो आपके केस में समझौता हो जाता है। तो सेक्शन 9 का केस नहीं करते, लेकिन अगर आप कर दिए हैं सेक्शन 9 का केस, आपने अपनी पत्नी को बुलाया नहीं, तो मामला खराब हो गया यहाँ पर। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया और जब समन जाता है पत्नी को तो पत्नी कोर्ट में आती है। कोर्ट में आकर पत्नी ये कहती है कि वो आपके साथ रहना चाहती है, वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है। आपने तो सेक्शन 9 का केस यहाँ पर अगर इसलिए केवल किया था कि आप कर देते हैं पहले, तो आपके हाथ में एक हथियार हो जाएगा और आप एक्चुअल में आप अपनी पत्नी को साथ में रखना ही नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर मामला बिगड़ गया क्योंकि पत्नी तो साथ में आने के लिए तैयार हो गई है। पत्नी तो बोल दी कि हाँ हम साथ में रहना चाहते हैं, और अब आप रहना नहीं चाहते। अब आप किस तरीके से मना करेंगे कि आप उसे नहीं रखना चाहते। अब अगर आप मना भी करते हैं तो वो आपके अनफेवर में पूरी तरीके से केस चला जाएगा। तो ये इसका हुआ दूसरा नुकसान। और इसके बाद फिर एक नुकसान और हुआ जो कि इकोनॉमिकल होता है। जैसे कि आपने केस किया है सेक्शन 9 का, आपने केस करा, आपने वकील से कहा वकील साहब केस कर दीजिए। वकील साहब को क्या करना है, वकील साहब तो केस कर ही देंगे भाई, वकील साहब को फीस से मतलब है। आप कह रहे हैं तो ठीक है, वकील साहब ने केस कर दिया, आप वकील को मोटी फीस दे करके चले आए और हुआ कुछ नहीं। सेक्शन 9 का केस करने के बाद पत्नी आई ही नहीं, तो ये एक आपका नुकसान हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है कि सेक्शन 9 का आपने केस कर दिया है, और सेक्शन 9 का जब आप केस करते हैं तो उसमें सारी बातों का ब्यौरा आपको देना पड़ता है। जैसे जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको, जितने भी विवाद के जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको उसमें लिखने पड़ते हैं। अब जब नोटिस जाता है, जब वो सेक्शन 9 के लिए जब समन वगैरह जाता है, अब पत्नी जब उसे देखती है कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें लिखवाई हैं, तो पत्नी को तो आइडिया हो गया, आगे से वो अपने लिए सतर्क हो गई।
तो ये सारे इसके सेक्शन 9 के ये सारे नुकसान होते हैं। इस वजह से आप जब भी जाते हैं कोर्ट में तो आप पहले अपने केस को अपने वकील साहब को बताइए कि क्या केस है, सारे मैटर को आप उनको बता दीजिए। अब आप उनसे पूछिए कि इसके लिए क्या सही होगा। आपने जो भी वकील किया है, अगर वो फैमिली मैटर में अच्छे हैं तो वो आपको सही नॉलेज देंगे कि हाँ इन केसेस में क्या करना चाहिए और किस तरीके से आगे इनसे लड़ा जा सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ें आप ये मत बोलिए कि आपको सेक्शन 9 का केस करना ही है। और अगर आपने अगर सेक्शन 9 का केस किया है तो आप श्योर रहिए कि हाँ, अगर आपकी पत्नी आना चाहती है तो आप उसे सही से ही अपने घर पे रखेंगे। ऐसा ना हो कि दबाव की वजह से आप अपनी पत्नी को रख लीजिए और फिर बाद में आप उसे प्रताड़ित करने लगिए। अगर आप ये काम करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपराध होगा और आपकी पत्नी इसके बाद फिर आपके ऊपर जब केस करेगी तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि 498A के ऐसे मामलों से बचा जा सकता है जो कि झूठे हैं, लेकिन ऐसे मामलों से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता जिसमें कि सच्चाई है। क्योंकि जब सच्चाई होती है तो उस वक्त जो ऑफेंस बनता है वो स्पेसिफिक ऑफेंस बनता है। मतलब कि उसमें जो सारी बातें जो मेंशन की जाती हैं वो टाइम, डेट, हर चीज बता करके मेंशन की जाती है और ऐसे केस से फिर आपको बचाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप सेक्शन 9 का केस करिए तो पहले आप सलाह ले लीजिए एक अच्छे वकील से। और हाँ, एक बात और, आप कमेंट में आप अपने कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आप जब ड्रॉप करते हैं अपने क्वेश्चन को तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन एक तो देते नहीं हैं, तो आप कमेंट में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ड्रॉप करिए जिनको हल्का सा ही समझने की ज़रूरत है, जिनको थोड़ा सा समझ करके आपको सही जवाब दिया जा सकता है। अगर आपकी जो क्वेरी है, वो जो केस है वो ऐसा है जो कि ढंग से समझे जाने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर लिया करिए, जिससे आपको सही जानकारी दी जा सके। और जब आपको सही जानकारी मिलेगी तो उसके बाद जब आप अपने केस को हैंडल करते हैं तो आप उसे सही ढंग से हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी पारिवारिक मामले में सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर मैसेज करके आप लिंक ले सकते हैं पेमेंट की लिंक आपको मिल जाएगी। आप उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं। स्क्रीनशॉट आप जब भेजते हैं इसके बाद फिर आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको इधर से कॉल जाएगी और आपकी बात हो जाएगी। और आपको जो समय दिया जाएगा वो 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आप मैसेज करते हैं, मैसेज करके आप एक एक बात पूछते हैं कि मैम क्या प्रोसेस है, प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। फिर आप लिंक दोबारा मांगेंगे और लिंक दोबारा मांगने के बाद फिर आपकी एक दो क्वेरीज और होती हैं। तो सारी चीज़ों को आप बार बार पूछने की बजाय आप एक मैसेज ही कर लिया करिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप एक मैसेज ही कर लिया करिए, जिससे कि आपको एक बार में रिप्लाई किया जा सके। कई लोगों के मैसेज इसीलिए कई बार रीड ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपकी इतनी सारी क्वेरीज आने लग जाती हैं। आपको जो भी पूछना है आप एक मैसेज में आप अपनी क्वेरीज को आप पूछ लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने का यही प्रोसेस है कि आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आपको पेमेंट की लिंक मिलेगी और पेमेंट की लिंक आपको जब मिल जाएगी फिर आप पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद फिर आपको टाइम बताया जाएगा, उस टाइम पर आपके पास इधर से ही कॉल जाएगी और आपकी बात हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।